नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर और क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारतीय एथलेटिक्स के उभरते सितारों गुरविंदर सिंह और अनिमेष कुजूर की उपलब्धियों की सराहना। दोनों खिलाड़ियों की सफलता को नई पीढ़ी के लिए बताया प्रेरणादायक। पीएम ने मन की बात में देश में पड़ रही भीषण गर्मी पर जताई चिंता। गर्मी से लड़ने के देसी नुस्खों का जिक्र करते हुए लोगों से खुद का ध्यान रखने की अपील। अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले पर बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनावों में भाजपा ने बढ़ाई बढ़त। मंडी, धर्मशाला और सोलन में भाजपा उम्मीदवारों को निर्णायक बढ़त। वहीं पालमपुर में कांग्रेस आगे। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज खिताबी भिड़ंत। अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारतीय एथलेटिक्स के 2 उभरते हुए सितारों गुरविंदर सिंह और अनिमेष कुजूर की उपलब्धियों की सराहना की है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में दोनों ही खिलाड़ियों ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। रांची में हाल ही में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रतियोगिता के दौरान 4 अलग अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही पुरुषों की 100 मीटर दौड़ की, जहां सिर्फ 2 दिनों के भीतर राष्ट्रीय रिकॉर्ड 3 बार टूटा। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेष कुजूर। छत्तीसगढ़ के अनिमेष कुजूर और भारतीय नौसेना के एथलीट गुरिंदरवीर सिंह ने अपनी शानदार रफ्तार से भारतीय स्प्रिंटिंग को नई पहचान दी है। दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े बल्कि उस सोच को भी चुनौती दी जिसमें माना जाता था कि भारतीय धावक स्प्रिंटिंग में विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अपने संघर्ष, परिवार के सहयोग और देश के लिए कुछ बड़ा करने के सपने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और भारतीय स्प्रिंटिंग को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों खिलाड़ियों की खेल भावना और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल में आगे बढ़ने के साथ साथ साथी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है। मैं मानता हूँ कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। गुरिंदरवीर और अनिमेष की ये प्रेरक कहानी केवल रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं बल्कि सपनों, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी है। यही वजह है कि आज ये दोनों युवा धावक देश भर के युवाओं के लिए नई उम्मीद और नई प्रेरणा बन गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी के दौरान घरों में उपयोग में आने वाले ठंडे पेय, देश भर में आम के विभिन्न प्रकारों और केरल में बिना नामांकन और फी वाले स्कूलों के बारे में दर्शकों के साथ विचारों को साझा किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 134वीं कड़ी में देश में पड़ रही भीषण गर्मी का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने गर्मी में लोगों से खुद का ध्यान रखने, पानी पीने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। गर्मी में बचाव के लिए देश भर में इस्तेमाल की जाने वाली पेय पदार्थों का पीएम मोदी ने खास जिक्र किया और जमकर आनंद उठाने की भी बात कही। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। गर्मी का मौसम आए और फलों के राजा आम की बात ना हो, ये कैसे संभव है। पीएम ने आम की किस्मों का जिक्र करते हुए कहा कि हर इलाके का अपना आम होता है और इसका अपना स्वाद और अपनी खुशबू होती है। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। पीएम मोदी ने केरलम के एक ऐसे अनोखे स्कूल का जिक्र किया जिसमें कोई एडमिशन फी नहीं लगती है और इसकी क्लास नदी में लगाई जाती है। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साजी वराशेरिल का जीवन काफी बड़ी सीख देता है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे ही लोगों के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिला है। साथ ही लोगों से कहा कि सेवा करने के लिए बड़े साधन के बजाय एक अच्छे इरादे और लगातार किए गए प्रयास की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूरोप दौरे के दौरान चोल साम्राज्य छत्तीसगढ़ में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं, खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अद्भुत खोजों पर अपने विचारों को देश की जनता के साथ साझा किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हमेशा कुछ नया सीखते रहने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न यूरोप दौरे के बारे में बात की। नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गईं। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा
राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं का वर्णन किया और भारत सरकार द्वारा ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास का उल्लेख किया। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6ठी-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। भारतीयों में खगोल विज्ञान के प्रति आकर्षण और गणित के क्षेत्र में अद्भुत खोजों पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचार देश के लोगों के साथ साझा किए। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से अपने शौक के लिए समय निकालते हुए कुछ लगातार नया सीखते रहने की बात कही। प्रधानमंत्री ने युवा साथियों से एस्ट्रोनॉमी क्लब का सदस्य बनने और गर्मी की छुट्टियों में प्लानिटोरियम में जाने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नदी और उससे जुड़े जीवों के संरक्षण के लिए लोगों के द्वारा जो भरसक प्रयास हो रहे हैं उसकी भी दिल खोलकर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा नदी, डॉल्फिन, बस्ती में मनोरमा और नदी और गंदगी मुक्त बनाने की इसकी कोशिश भी उन्होंने सराहना की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक शिक्षक से मुलाकात और समाज सुधार में उनकी भूमिका के योगदान को भी याद किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में डॉल्फिन के अस्तित्व को बचाने और संरक्षण की दिशा में कुछ लोगों के धैर्य और प्रयास की खूब प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने इससे संबंधित वीडियो को देखने के लिए देश की जनता से अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी
आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मनोरमा नदी में जमा गंदगी को साफ और स्वच्छ बनाने के स्थानीय लोगों के प्रयासों की सराहना की। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के रिटायर्ड शिक्षक बालकृष्ण अय्या के पानी की समस्या दूर करने के प्रयासों की सराहना की। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के नागरकोइल की गिरिजा अम्मा का जिक्र करते हुए देश के सैनिकों के लिए धनराशि जमा करने के प्रयास की सराहना की। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के हर गांव और शहर से समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे भी अपने आसपास होने वाले ऐसे प्रयासों से जुड़ें और समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्शन में बंगाल पुलिस की। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के सांसद नेता अभिषेक बनर्जी पर कल सोनारपुर में हुए हमले के मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके जाने की इस घटना का पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। वीडियो फुटेज की गहन जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हुई है आकाश गायन, निर्माल्य सेन गुप्ता, काजल दास और देवाशीष दत्ता के रूप में। यह बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी आकाश गायन तृणमूल कांग्रेस के ही दिवंगत कार्यकर्ता संजू कर्मकार के परिवार का बेहद करीबी है। अभिषेक बनर्जी जिस वक्त संजू कर्मकार के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे, उसी दौरान ये पूरी वारदात हुई। वीडियो फुटेज से यह भी साफ हुआ है कि अभिषेक बनर्जी पर सबसे पहले हाथ उठाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही आकाश गायन था। फिलहाल पुलिस जो है पकड़े गए सभी आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। तो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद भाजपा नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए
पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट। जो पाप किए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, उसी पाप का सीधे मूल में आक्रोश जनता में वापस आ रहा है। और इसीलिए सोनार बांग्ला बनाने का प्रधानमंत्री का जो आश्वासन, उसको हमको पूरा करना है। और इसीलिए हिंसा को दबा के, हिंसा को रोक के हम लोग बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए अभिषेक बनर्जी जो अभी हुआ, वो जनता ने आक्रोश से किया और उनका जो पाप है, उस पाप का परिणाम है। झगड़ा जो कल अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, कोई बीजेपी और टीएमसी के वर्कर का झगड़ा नहीं है। ये जनता है नाराज। जनता ने अपनी नाराजगी का, अपने आक्रोश का प्रकटीकरण किया है। ये तमाम बाइटें आपने सुनी जो कि भाजपा नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे वारदात पर। आगे पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद पर कथित रूप से हमला हुआ है। सांसद कल्याण बनर्जी चंडी तला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे और इसी दौरान थाने के सामने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और जिसके बाद स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई। आरोप यह है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद कल्याण बनर्जी का रास्ता रोकते हुए उन्हें काले झंडे भी दिखाए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल तैनात किया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ज्ञापन देने जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ से उन पर पत्थर फेंके गए। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कल्याण बनर्जी सिर्फ प्रचार पाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इससे पहले शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई थी। वो चुनाव के बाद शनिवार को हिंसा में मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने के लिए सोनारपुर गए थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता देवजीत सरकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उनका दावा है कि इस वीडियो में टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अस्पताल के सीईओ को धमकाती हुई नजर आ रही हैं। सुनाई भी दे रहा है कि वो क्या कुछ कह रही हैं। देवजीत सरकार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अपने बर्ताव के लिए ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। इस पोस्ट में उन्होंने सवाल भी पूछा है कि क्या ये अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के समन से बचाने की कोशिश है। उन्होंने आगे लिखा कि जिन मरीजों को सचमुच इलाज की जरूरत है उन्हें राजनीतिक दबाव की वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में एक पार्टी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ था। तो सुना आपने, पश्चिम बंगाल में पूर्ण स्थली के भूतपूर्व टीएमसी विधायक तपन चट्टोपाध्याय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तपन चट्टोपाध्याय के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप है कि अपनी विधायकी का इस्तेमाल कर उन्होंने सरकारी सामान और अन्य सामग्री को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा। शिकायतकर्ता ने पुलिस को कथित तौर पर उन स्थानों की जानकारी भी थी जहां पर सामान छिपाकर रखे जाने का दावा किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर पूर्व विधायक के आवास और अन्य संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली और कथित रूप से बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया। बरामद सामग्री के स्रोत और वैधता को लेकर पुलिस जांच कर रही है और इस कार्रवाई के बाद
पुलिस ने पूर्व तृणमूल विधायक तपन चट्टोपाध्याय को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से और ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, एक्शन में बंगाल पुलिस नजर आ रही है, अपराधी के खिलाफ एक्शन होगा, फिर चाहे अपराध किसके अगेंस्ट कारित किया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। किसी को अगर बुकार आ रहा है तो वो है टीएमसी, क्योंकि कल जो अभिषेक बनर्जी जिसको लेकर टीएमसी की तरफ से काफी सारे दावा किया गया कि भाजपा के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, तो फिर पुलिस ने एक सुओ मोटो कंप्लेन लॉन्च किया और जिसमें जो 5 अरेस्ट हुए हैं। आकाश गायन कौन है? आकाश गायन जो इलाके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि टीएमसी के जो संजीव कर्मकार जो जिनके घर अभिषेक बनर्जी गए थे उनकी करीबी है, और लावली मैत्र जो वहां से एमएलए रह चुकी है टीएमसी के, इस बार हारी है, वो लावली मैत्र के पास ही ये सारे लोगों को देखा जाता था। यानी जिन्होंने मारा है, जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई किए हैं, वो सारे 25 दिन पहले भी 26 दिन पहले भी टीएमसी। और अगर आप वो तस्वीर देखेंगे, सोनारपुर का बात पहले कर लूं, तो आप देखेंगे कि कितने लोग वहां पे जमायत हुए, और सब लोग, इतने सारे लोग, एक मॉब, एक मानो पूरा वो कामराबाद इलाका रास्ते पर आ चुका है। और वहां पर जाके वो लोग क्या कह रहे थे विकास का रास्ता नहीं हुआ, 5-15 साल से आपने डराया है, धमकाया है, फॉल्स केस दिए हैं, झूठे केस दिए हैं, झूठे आरोप दिए हैं। जिसने भी विरोध किया है टीएमसी के, उसी को आपने पुलिस को देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की है, तो उसी का एक रिएक्शन हो रहा है, ऐसा आम जनता का कहना है। वो खुले तौर पे वो दावा कर रहे हैं। फिर क्या देखा गया? फिर जब आप अभिषेक बनर्जी को, जब हॉस्पिटल अथॉरिटी कह रहे हैं कि उनको कोई चोट नहीं लगा, जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें साफ लिखा गया है कि नो सीरियस इंजरी, ब्रशेस है, इंजेक्शन दिए गए और पैन 40 दिया गया है, तो फिर भी उनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल अथॉरिटी तो सौरभ क्या ऐसे कहें कि ये कुछ पब्लिसिटी स्टंट भी है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का? देखिए, ये जो सारे बातें एक के बाद एक उभर कर आई, और जिस तरह से रात 12 बजे तक टीएमसी के ममता बनर्जी ने इसको पूरा मीडिया के सामने रखने की कोशिश की, जी तोड़ कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जाके ये माना जा रहा है कि पिछले 30 दिनों में भाजपा की सरकार जो काम किए हैं, चाहे वो तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ हो, या फिर कानूनी व्यवस्था हो, या फिर विकास के रास्ते में हो। आप सरकारी देख लीजिए, सरकारी क्षेत्र में शिक्षक घोटाला को उनको 5 साल के ज्यादा जो उम्र में जो छूट वो दिया गया है। अन्नपूर्णा योजना कल से चालू होने वाला है, कल बुधवार से डीबीटी में ट्रांसफर हो जाएगा। महिलाओं के लिए फ्री बस राइड वो भी चालू होने वाला है। तो ये जो सारे, और दूसरी तरफ है घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है, और मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो भी अब कह रहे हैं कि माशा अल्लाह क्या व्यू है। तो ये जो बातें हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कपकपी सी हो रही है टीएमसी के खेमे में, ऐसा कहना है भाजपा का। और इसीलिए टीएमसी बौखलाहट में आकर कुछ उनके खिलाफ जो आक्रोश है वो बाहर देखने को मिल रहा है। कल अस्पताल के बारे में हमने बोला कि प्रदीप टंडन जो सीईओ है वेल्यू के, उनको डराया गया, धमकाया गया, वो वीडियो सामने आया है आज। और फिर आगे चल के आज कल्याण बनर्जी, अगर आप उस वीडियो को सहला गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कल्याण बनर्जी जिस जगह पर रास्ते पर गिर जा रहे हैं, उससे पहले उनका इस शरीर, ये जो माथे का जो इस साइड का हिस्सा कैमरा में दिख रहा है, उसके एक उंगली के डिस्टेंस में एक काला जो फ्लैग है वो घूम रहा है उनके सर के ऊपर चक्कर। तो यहाँ पे ईटा कहां से गिर गया ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शक को, ये देखेंगे उसके कल्याण बनर्जी के माथे के इर्द गिर्द एक काला जो कपड़े का जो फ्लैग होता है वो घूम रहा था, तो उसमें ईटा कहां से आ गया। फिर भी वो दावा कर रहे हैं, तो आगे चल के देखा जाएगा कि कितना उनको चोट लगी। तो रास्ते पर गिर गए तो उससे वजह से भी चोट लग सकती है। लेकिन वहां के भी जो जनता है उनका भी ये कहना है कि झूठी आरोप, कल्याण बनर्जी खुद एडवोकेट दिए थे। सौरभ यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में आम जनता ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कभी भी जनता के हितैषी नहीं रहे, हमेशा सबको अपशब्द बोलते हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी।
দেখুন আমি শান্তিপূর্ণভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করছিলাম। এর 5 বছর আগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় কত রকমের 4খানা কেস দিয়েছে আমাকে, সেই জন্য আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করছিলাম। মাতাল কল্যাণ যেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাবা মাকে পর্যন্ত ছাড়ে না, আজকে সাধারণ জনগণ চণ্ডীতলার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তাই আজকে কল্যাণ ব্যানার্জিকে আমরা গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কল্যাণ ব্যানার্জির উপরে কোনো অ্যাটাক হয়নি। सौरभ, ये वही पश्चिम बंगाल की जनता है जो अभी तक सप्रेस थी, अब उन्हें मौका मिला है अपनी बात कहने का, अपनी जो दिल में जज्बात है उनको सबके सामने रखने का। और अब देखिए किस तरह से कह रहे हैं, किस तरह से खुल के बातें सामने आ रही हैं। पहला देखिए, जनता तो खुद कह रही है कि 3 टर्म तक 15 साल तक उनको डराया गया था, धमकाया गया था, वो लोग कुछ कह नहीं पाते थे, ये तो है। लेकिन जो तस्वीरें जनता को सारे हमारे दर्शकों को भी थोड़ा याद दिलाने की जरूरत है। जब खगेन मुर्मू अटैक हुए थे, बीजेपी के एमपी राहत के सामग्री देते हुए अटैक हुआ था उनके ऊपर, उनका खून वो लहूलुहान हो गए थे। जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के भूतपूर्व अध्यक्ष, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके ऊपर इसी साउथ 24 परगना उनके गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे। दिलीप घोष, उनके गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे। तब टीएमसी सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और यहाँ पर अंडा फोड़ने से ममता बनर्जी कह रही है कि क्यों ऐसा होगा, कल वो सड़क पर उतर आएंगे। अंडा फोड़ा गया है, तो अंडा फोड़ने के उनका कहना है कि अंडा फोड़ा गया है उनके भतीजे के ऊपर, तो भतीजे को आईसीयू में एडमिट करना चाहिए। सौरभ, कहीं ना कहीं जिस तरह से एक के बाद एक जो पिछले मामले खुल रहे हैं टीएमसी के और एक्शन में है पश्चिम बंगाल की सरकार, कहीं ना कहीं उससे ध्यान भटकाने का और खुद पे लाइमलाइट लाने का ये हम स्टंट भी समझ सकते हैं। पहला देखिए, एक तरफ से जनता खुद रास्ते पर आकर बोल रही है, सड़क पर आकर अपना जो आक्रोश जाहिर कर रही है, और वास्तव में दिखने को क्या मिल रहा है, पूर्वस्थली के भूतपूर्व एमएलए तपन चट्टोपाध्याय के पास से निकल रहा है सरकारी राहत के ट्रिपल कंबल, कपड़े, यानी ये अगर मानो तो चम्मच भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आप प्रोजेक्ट जो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अरबों करोड़ों पैसे तो छोड़ दीजिए, बालू कैला तस्करी वो तो सब है ही, लेकिन अगर इनका बस चले तो ये चम्मच भी ना छोड़े, उसका भी दाम लगा दे, उसका भी मोल भाव कर दे। अगर जनता के लिए आएंगे तो उसको भी मोल भाव बेचकर खुद की जेबें गर्म करे, ऐसा आरोप एक और एक जगह से तो नहीं आ रही है शैला। पिछले मुझे याद है आप ही साथ हम वो खबर कर रहे थे, तो वहां पर भी देखा गया था इस तरह से कंबल, ट्रिपल और साड़ी निकला था वहां से। तो हर एक नेता के एक के साथ होता है तो हम कहते हैं चलो ये एक्सेप्शनल है, लेकिन अगर हर कोई ऐसा करेगा नीचे से लेकर ऊपर तक, तो जनता तो आक्रोश में आएगी। और जनता का क्या कहना है कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, नौकरी ले लिए हैं। शिक्षकों का आक्रोश है इसमें, जो शिक्षक अभी तक जिनका उम्र गुजर गया है, जो लोग ने अपना नौकरी खोया है, कल्याण बनर्जी एज एन एडवोकेट उनके खिलाफ वो आक्रोश है, अभिषेक बनर्जी एज ए लीडर उनके खिलाफ वो आक्रोश है। तो जो जैस कहना का मतलब यही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कहीं ना कहीं जनता यही कह रही है। बिल्कुल, जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से
जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में 17 मई को हुए मतदान के बाद आज वहां मतगणना चल रही है, जिसमें भाजपा को 4 में से 3 नगर निगमों में निर्णायक बढ़त हासिल हुई है। मंडी, धर्मशाला और सोलन में भी बीजेपी आगे है, जिससे भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। धर्मशाला में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद जश्न का दौर शुरू हो चुका है, जहां भाजपा कार्यकर्ता उत्साह में नजर आए। तो वहीं पालमपुर नगर निगम की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। तो पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त है और अधिकतर सीटों पर जो है भाजपा को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। धर्मशाला में भी भाजपा आगे चल रही है। शिमला से धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्म प्रकाश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 4 नगर निगमों का ये चुनाव 17 मई को हुआ था, जिसके नतीजे आज घोषित किए गए हैं। मतगणना का दौर सुबह से चल रहा था और अब जाकर तस्वीर जो है करीब करीब साफ होती नजर आ रही है। 4 नगर निगम है, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन, और इन चारों में से 3 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करती यहाँ पर नजर आ रही है। एक पालमपुर नगर निगम को अगर छोड़ दे तो धर्मशाला, मंडी और सोलन में करीब 15 और 16, धर्मशाला में 17 वार्ड है नगर निगम के, और मंडी सोलन में भी 17 है और मंडी में 15 है। मंडी में जयराम ठाकुर का गढ़ माना जाता है। 12 सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जबकि धर्मशाला में 17 में से 13 जो नगर निगम के वार्ड है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जीत दर्ज की है। इसके अलावा सोलन में भी अब तक जो है 6 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है और 1 में कांग्रेस आई है। धर्मशाला में 5 पर कांग्रेस है और पालमपुर में 11 पर कांग्रेस है। पालमपुर में यहां पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति नजर आई है, लेकिन इसके अलावा तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां पर जनाधार को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही है। थोड़ा सा अगर नगर निगम वाइज आपको मैं आंकड़े बताऊं तो धर्मशाला जो है वो सुधीर शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका गढ़ माना जाता है। अभी 2024 में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उस क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस के 6 विधायकों में वो भी शामिल थे, जिसमें उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद बाई इलेक्शन धर्मशाला में हुआ और सुधीर शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और फिर एक बार फिर जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला में अपनी जो साख है उन्होंने साबित की थी। इसी धर्मशाला में नगर निगम के ये जो चुनाव हुए हैं इसमें सुधीर शर्मा एक बार फिर से अपना जो जनाधार है उसकी मजबूती का सबूत देते नजर आए हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूती सिर्फ पालमपुर में यहां पर दिखी है, जहां पर आशीष बुटेल ने एक बार फिर साबित किया है कि पालमपुर का जो क्षेत्र है वो कांग्रेस का गढ़ अभी भी माना जा रहा है। तो कुल 64 नगर निगम के वार्ड हैं, 4 नगर निगमों के 64 वार्ड हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर जो सीटें हैं इन चुनावी नतीजों में सामने आई हैं और इन नतीजों से एक तरह से जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं अगली साल उसका सेमीफाइनल भी इन्हें माना जा रहा था, जिसकी वजह से वही बात मैं कहने जा रही थी कि ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में जिस तरह से भाजपा ने निर्णायक बढ़त बनाई है, कहीं ना कहीं भाजपा पर जनता का भरोसा साफ नजर आता है। बिल्कुल, देखिए, जनता का भरोसा जाहिर तौर पर यहां साफ इसलिए भी नजर आता है क्योंकि अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से लेकर एक तरह से जो प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। कांग्रेस सरकार के जो हाल ही के फैसले रहे हैं प्रदेश में, उनके आधार पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही और ये वाले चुनाव, हालांकि आज बीडीसी और जिला परिषद के नतीजे भी आज शाम तक घोषित किए जाएंगे और इससे पहले 3 चरणों में पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं। पंचायत चुनावों में भी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती नजर आई थी, लेकिन क्योंकि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं हुए थे इसलिए साफ तौर पर कहना यह ठीक नहीं होगा कि पंचायत चुनाव में स्थिति किसकी तरफ रही है। लेकिन नगर निगम के चुनाव क्योंकि सिंबल पर होते हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, ऐसे में इनमें जो सीटें आई हैं उन्हें काफी हद तक बीजेपी और कांग्रेस के लिए सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। और अभी के आंकड़ों की अगर बात करें तो इन 4 नगर निगमों के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में, कम से कम शहरी क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के हैं जिनमें ये 4 नगर निगम आते हैं उनमें कम से कम मजबूत मानी जा रही है। धर्मप्रकाश, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे, कौन सी चीजें थी जिनको लेकर भाजपा मैदान में उतरी और इतनी निर्णायक बढ़त हासिल की?
देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूदा सरकार, कांग्रेस सरकार की जो नीतियां और फैसले हैं उनके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी जो कन्विंसिंग के लिए मैदान में उतरी थी। और जितनी भी अगर रैलियां या प्रचार की जो तस्वीरें, जो भाषण नजर आए हैं विपक्षी नेताओं के, भाजपा नेताओं के, चाहे वो जयराम ठाकुर हो, चाहे राजीव बिंदल हो, चाहे पर अनुराग ठाकुर हो, जो सांसद भी है, इसके अलावा जितने भी तमाम नेता मैदान में नजर आए थे, वो सीधे सीधे कांग्रेस सरकार की नीतियों के आधार पर जनता से वोट मांगते नजर आए थे। नीतियां भी वो जिनको अगर हम चुनावी वादों की बात करें कांग्रेस की, तो खासतौर पे उन्हीं चुनावी वादों की के पूरा ना होने के आरोप लगाते हुए जनता से वोट मांगते बीजेपी नेता नजर आए थे। चाहे वो कांग्रेस सरकार के चुनाव से पहले किए गए 1500 रुपए प्रति महिला देने के वादे हो, या फिर रोजगार के वादे हो, हर पर कैबिनेट 1 लाख नौकरियां देने का वादा हो, या फिर किसानों के संबंधित वादे हो, टूरिज्म को लेकर जितने भी वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे सत्ता में आने से पहले, उन सब के आधार पर कांग्रेस को घेरते यहां पर बीजेपी नेता नजर आए थे। और स्थानीय मुद्दे, चाहे वो सड़क यातायात हो, ट्रैफिक जाम हो, पानी की समस्या हो, बिजली के बिल हो। बिजली के बिल तो हाल ही में बहुत बड़ा मुद्दा शहरी क्षेत्रों में रहा था, जब कैबिनेट ने हाल ही में जो फैसला आया था जिसके मुताबिक 2 से ज्यादा मीटर होने पर आपके जो बिल है, सब्सिडी है, वो खत्म कर दी जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों का मुद्दा हो। तो अब कांग्रेस सरकार की नीतियों के आधार पर जनता सरकार को घेरते यहां पर भाजपा नेता दिख रहे थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे थे कि सुक्खू सरकार के 3 साल के कार्यकाल में जो जनहितैषी फैसले लिए गए हैं उनके आधार पर जनता उन्हें वोट करेगी। ये दावे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से किए जा रहे थे। हालांकि इन 4 में से 3 नगर निगमों में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, अगर पालमपुर को छोड़ दे। और पालमपुर भी इसलिए महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है क्योंकि आशीष बुटेल का वहां पर एक अच्छा खासा जनाधार है। 2017 में विधायक बने थे, 2022 में विधायक बने थे, लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। उनके पिता बीबीएल बुटेल विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और पालमपुर कांगड़ा का केंद्र माना जाता है, और कांगड़ा जो जिला है वो हिमाचल प्रदेश में सत्ता का रास्ता तय करता है, ऐसा कहा जाता है। सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर भी और विधानसभा सीटों के आधार पर भी। तो कांगड़ा में पालमपुर सीट इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंट सीट पर आशीष बुटेल का दबदबा यहां पर जाहिर तौर पर नजर आया है। लेकिन उसके अलावा तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती यहां पर साफ साफ नजर आई है। धर्म प्रकाश, जिस तरह से हम देश के अधिकतर राज्यों को देख रहे हैं कि अधिकतर राज्य जो है मोदीमय होते जा रहे हैं, ये सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर जनता विश्वास करती है। ये जो चुनाव के रिजल्ट जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसी दिशा में एक वानगी प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो माहौल एक तरह से जनता में बना हुआ है उसका भी एक कारण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हो, चाहे उनके जो हिमाचल प्रदेश को लेकर बड़े फैसले, हाल ही में एक और फैसला कैबिनेट की तरफ से पिछले दिनों लिया गया था, सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से, जो चिनाब ब्यास लिंक को लेकर, टनल को लेकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने कांग्रेस सरकार प्रयास कर रही है उतने ही केंद्र सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। और हाल ही में ये जो परियोजना लाई गई है उसमें भी जाहिर तौर पर ये देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उतना ही सपोर्ट मिल रहा है। और लोग, जनता ये बात बखूबी समझती भी है। इसलिए जब प्रदेश में कैबिनेट जो सुक्खू सरकार है वो आर्थिक स्थिति की, आर्थिक बदहाली का जो बात करती है, उन बातों के बावजूद भी जनता की जो भावनाएं हैं वो काफी हद तक सुक्खू सरकार या कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ती नजर नहीं आ रही है। कम से कम शहरी चुनाव में तो यही नजर आ रहा है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता भी ये बखूबी समझती है कि सेंटर की तरफ से जो सपोर्ट है स्टेट का वो बखूबी किया जा रहा है, लेकिन स्टेट की तरफ से जो चुनावी वादे किए गए थे उनकी वजह से खुद अपनी जो आर्थिक स्थिति है स्टेट गवर्नमेंट ने वो खराब की है। और इसी बात को लेकर जनता का जो समर्थन है, जनता का जो एक झुकाव है, वो कांग्रेस की तरफ काफी कम, बल्कि ना के बराबर देखने को मिला है। अगर 1-2 सीटों को छोड़ दे तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनके जो फैसले हैं, उनका असर हिमाचल में कम से कम जनता पर नजर तो आ ही रहा है। बिल्कुल, उसका असर जो है जनता पर हिमाचल में नजर आता हुआ साफ दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और अहिल्याबाई होलकर जयंती पर उन्हें नमन करते हुए लिखा है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। बुद्धिमत्ता, करुणा और जन कल्याण
के प्रति अटूट निष्ठा को लेकर पूरा देश उन्हें आदर और सम्मान के साथ स्मरण करता है। उनका जीवन सुशासन, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सदैव साहस और कर्तव्यनिष्ठा के साथ नेतृत्व किया। देश भर में पावन मंदिरों में और तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण से लेकर सभी के लिए न्याय और कल्याण सुनिश्चित करने में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक चेतना को और सशक्त बनाया। समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका समर्पण भाव देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मराठा मालवा साम्राज्य की महान शासिका माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उनको नमन किया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और जन कल्याणकारी शासक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने सोमनाथ, काशी विश्वनाथ सहित अनेक मंदिरों के पुनर्निर्माण के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन का कार्य किया। महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया। माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। और जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने देश के नए सीडीएस का पदभार संभाल लिया है। जनरल सुब्रमण्यम ने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिन्होंने शनिवार को देश के वरिष्ठतम सैन्य कमांडर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर जनरल सुब्रमण्यम ने कहा कि वो सशस्त्र बलों में जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions, and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. We are committed to implement the vision of our Honorable Prime Minister, Jai, jointness, Atmanirbharta and innovation. और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया, जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं। एडमिरल स्वामीनाथन इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। As all of you know, the Indian Navy stands vigilant to protect national interests wherever they are and is very actively deployed in a regional security environment that continues to remain challenging, complex, unpredictable and uncertain. It shall be my highest priority to ensure that the Indian Navy maintains the highest level of operational readiness and combat effectiveness so that it can protect the nation's security and economic interests wherever they can be. और वहीं पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि एडमिरल स्वामीनाथन एक असाधारण नेतृत्व क्षमता वाले लीडर हैं। वो हमारी नौसेना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। Over the past few years, as you would have seen, whenever the nation called, the Navy delivered. We saw it
during Operation Sindoor, which still continues. And we are seeing it now during Operation Urja Suraksha, during the turmoil in the West Asia. I want to thank the Government of India for entrusting me with this responsibility to lead the Indian Navy. और अब बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। जी हां, उत्तर भारत में मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। कल देश के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद दिल्ली, एनसीआर और अन्य शहरों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में तो दिन और रात का तापमान गिर गया है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। उत्तर पश्चिमी भारत में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की है। बात करें तटीय इलाकों की तो आंध्र प्रदेश में भी तापमान में गिरावट का यही असर देखा गया है। मुंबई के कुछ एक हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से गर्मी और उमस से राहत मिली है, जिससे प्री मॉनसून मौसम की शुरुआत हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से आज कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और आंधी तूफान जारी रह सकते हैं। आईएमडी ने कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। आज राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की है संभावना। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल उत्तर भारत को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। तो कई राज्यों में बदले मौसम ने दिलाई है गर्मी से राहत, आंधी तूफान की चेतावनी है, सतर्क रहने की सलाह है। किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुले स्थानों पर काम करने वालों को सावधानी से काम करने की सलाह दी गई है। तेज हवाएं और आंधी के दौरान जोखिम बढ़ जाता है, तो ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। मौसम का बदला मिजाज कई राज्यों में नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। जी हां, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने में पूरी तरह से सक्षम है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर युद्ध फिर से शुरू करने में पूरी तरह सक्षम है और उसके सैन्य भंडार इसके लिए पर्याप्त है। हालांकि व्हाइट हाउस ने संकेत दिया था कि संभावित समझौते पर ट्रंप जल्द फैसला ले सकते हैं, लेकिन तेहरान ने किसी अंतिम समझौते की बात से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार समझौता ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस की बैठक के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं ईरान की संसद जल्दी ही एक ऐसे विधेयक पर मतदान करने जा रही है जो कि होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को औपचारिक कानूनी रूप दे देगा। ईरान के वरिष्ठ सांसद अलाउद्दीन सलीमी का कहना है कि ईरान और ओमान को ही इस रणनीतिक जलमार्ग के प्रबंधन का पूरा अधिकार है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ईरान के खत्म अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय ने दावा किया है कि देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण संभाल रही हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों को केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों से ही गुजरना होगा और उन्हें IRGC नौसेना से अनुमति लेनी होगी। दूसरी ओर अमेरिकी नेतृत्व वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर JMIC ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अब भी लागू है। JMIC ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को अमेरिकी बलों द्वारा रोका, निष्क्रिय या फिर नष्ट किया जा सकता है। और अब बात खेल की। IPL के खिताबी मुकाबले में आज देर रात गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के पास दूसरी बार खिताब जीतने का मौका है। बेंगलुरु ने पिछले साल पहला खिताब जीता था, जबकि गुजरात 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बनी थी।
पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। दोनों के बीच अब तक 9 IPL मैच खेले गए हैं और इनमें से बेंगलुरु ने 5 जीते हैं, जबकि गुजरात ने 4 में जीत दर्ज कर अपने नाम किए हैं ये मैच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूदा सीजन में 3 बार ही 200 का स्कोर पार हुआ है और इस मैदान पर दोनों ही टीमों का पिछला रिकॉर्ड बराबरी पर है। दोनों ने ही एक मैच जीते हैं। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी सिंगापुर ओपन के खिताब से एक कदम दूर है। सात्विक चिराग की जोड़ी ने आज प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेगी। आज फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी हमद शोहेबुल फिक्री और फजर आफियान से होगा। इससे पहले टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-19, 21-18 के अंतर से हराया। और फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल का 76वां संस्करण रविवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और फिटनेस प्रेमी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इसमें भाग लिया। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंडर 18 एशिया कप के पूल ए में कोरिया को 3-1 से हरा दिया है। भारत की तरफ से नौशीन नाज, श्रुति कुमारी और किरण एक्का ने गोल किए और इस तरह से पहले दिन मलेशिया को भारतीय टीम ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। भारत ने शानदार शुरुआत की है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। तो आपको छोड़ जाते हैं आप इसी खास सेगमेंट के साथ। आप ये रिपोर्ट देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से साल 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। देश में निवेश में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और विदेशी कंपनियों का भरोसा मजबूत हुआ है। मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए सरकार ने PLI स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। मोबाइल निर्माण हो, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर्स में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इसी का परिणाम है भारत अब दुनिया में बड़े मोबाइल निर्यातक देशों में शामिल है। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने कारोबार करना आसान बनाने के लिए तमाम कदम उठाए। नीतियों में सुधार हुआ, जिसकी वजह से व्यापारिक सुगमता बढ़ाई गई। व्यापार को आसान बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, जिसकी वजह से कारोबारियों को कम कागजी कार्रवाई और तेज मंजूरी मिल पाई। स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए नियमों को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इन ठोस कदमों का परिणाम ये रहा कि भारत का कारोबारी इकोसिस्टम मजबूत हुआ और रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है।
देश की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए लागू किया गया IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस कानून ने कंपनियों के दिवालिया होने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया तो बैंकों को बकाया वसूली में मदद मिली। IBC ने भारत की क्रेडिट संस्कृति को मजबूत किया, साथ ही साथ कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन का दबाव भी बढ़ गया। कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कमी, फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल टैक्स सिस्टम ने कारोबारियों के लिए प्रक्रिया आसान बनाई। GST लागू होने के बाद वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था मिली, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर मजबूत हुआ और राज्यों के प्रति व्यापार को गति मिली। नए GST सुधारों ने कर स्लैब को सरल बनाया, साथ ही मूल्य को प्रतिस्पर्धी बेहतर बनाते हुए व्यवसाय में सुगमता की बढ़ोतरी हुई है। नए सुधारों की वजह से जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। 2025 तक 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जिसकी वजह से व्यवसाय संचालन और आसान हुआ। ई-वे बिल वॉल्यूम में भी सालाना तौर पर 21% का इजाफा हुआ है। आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे MSMEs को बहुत फायदा हो रहा है। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई पुराने नियम खत्म किए। मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे ने इसमें मदद की। भारत का उद्यम पंजीकरण पोर्टल इसी व्यापारिक सुगमता का प्रतीक है। इसके साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों में भी कई सुधार किए गए। पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हुई, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिहाज से बढ़ावा मिला। मेक इन इंडिया से लेकर GST और IBC जैसे सुधारों तक भारत आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को सिर्फ बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि वैश्विक उत्पादन और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना भी है। इन सुधारों ने भारत को लंबी अवधि में मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में अहम रोल निभाया है, जिसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को और मजबूती मिली।